तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। देखिए, जो बच्चा होता है वो जानकारी का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होता है, सक्रिय प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है, तो जो निष्क्रिय वर्ड है ये भी क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा सक्रिय वर्ड क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड भी साथ साथ बताती चल रही हूँ, ताकि आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हेल्प मिले। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका यहाँ से बाहर। अब देखिए, इसमें भी फर्स्ट दे रखा है, इसमें भी फर्स्ट दे रखा है और इसमें भी फर्स्ट दे रखा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी क्या है, बात सही है कि जो जीन पैजे वो क्या कहते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो स्वयं करते हैं। इसके अलावा फोर्थ क्या दे रखा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, यानी पर्यावरण के सक्रिय खोज करते हैं। ये भी बात कौन कहता है, जीन पैजे कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ भी सही है। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ऑप्शन क्या दे रखा है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। देखिए, जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहता है कि बच्चों को हमें प्रीवियस नॉलेज से, यानी कि पूर्व ज्ञान से रिलेट करके चीज़ों को बताना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना, यानी हम प्रीवियस नॉलेज को महत्व ही ना दे। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए, कभी भी रोड नरेशन को बढ़ावा नहीं देना है, यानी याद करने को या फिर बार बार वेधन करने को, बार बार प्रैक्टिस करने को, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। ये आपकी एनईपी भी कहती है और एनसीएफ भी कहते हैं। हमें क्या करना है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करानी है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये भी क्या होता है, याद करना क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में सी क्या दे रखा है, बच्चों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है। जब हम बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इससे बच्चे का क्या होता है, संप्रत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, यानी जो माइंड होता है, ठीक है, यानी जो हमारी बुद्धि होती है उसका विकास होता है, एक हमारी समझ बनती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए। देखिए, कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर बच्चा जो है प्रेशर में आकर के किसी चीज़ों को सीखता है, दबाव में आकर के, तनाव की वजह से किसी चीज़ को सीखता है। तो ये बच्चे के अंदर नहीं करना है। बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को सीखे। तो जो दंड और पुरस्कार वर्ड है, ये दोनों के दोनों क्या आपके सीटेट एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। अगर बच्चा जो है संवेगात्मक, बच्चे की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है, यानी बच्चा खुद को इमोशनली रूप से अच्छा फील कर रहा है। ठीक है, टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं उनके जो मतलब संपर्क है वो अच्छा हो, मतलब टीचर जो है बच्चे को महत्व दे एक तरीके से। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनको समझे। आपने बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स देखे होंगे जो कि क्या करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है डांटते हैं, दबाव उनके ऊपर क्रिएट करते हैं कि होमवर्क क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ में हो सकता है कि बच्चा इमोशनली रूप से अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो उसके साथ में पहले बातचीत करिए। ठीक है, अगर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्लासरूम में एक तरीके से मतलब निरस्ता फील कर रहा है या फिर चीज़ों को नहीं सीख रहा है, तो क्यों नहीं सीख रहा है, इसका कारण पता कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि उसकी जो है फैमिली की स्थिति अच्छी ना हो या फिर वो किसी और वजह से परेशान हो। तो बच्चे के साथ में टीचर को क्या होना चाहिए, एक इमोशनल रूप से जो कनेक्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे के संवेगात्मक स्थिति के बारे में टीचर को समझ पाए, टीचर जो है समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ दे रखा है और बच्चे क्या करें, वो अनुभव करें कि वो जो है महत्वपूर्ण है, उनको भी जो है इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। इसके अलावा बी का दे रखा है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हो और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। देखिए, जो आपकी एनईपी और एनसीएफ क्या कहती है कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन,
यानी बाल केंद्र शिक्षा की बात करती है। बच्चे को केंद्र में रख करके जो सभी गतिविधियां हैं वो कराई जाए। टीचर जो है एकाधिकारवादी, यानी सिर्फ शिक्षक ही सारी एक्टिविटी का केंद्र, एक तरीके से सारी एक्टिविटी जो है टीचर के आगे पीछे घूमे, तो ये आपका नहीं होगा। बच्चे जो है क्या होना चाहिए, सभी एक्टिविटी का केंद्र होना चाहिए। फिर उसके बाद में सीधे रखा है जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र हो और बल दिया जाता है। देखिए, सिर्फ बच्चे के पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि 360 डिग्री बहुआयामी जो है शिक्षा की बात करती है आपकी एनईपी। वो क्या कहती है, हमें बच्चे के सभी पक्षों पर ध्यान देना है, यानी उसका सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं हो बट उसके अंदर कोई और स्किल्स बेहतर हो। ठीक है, तो हमें बच्चे के सभी बच्चों पर ध्यान देना है। इसके अलावा डी क्या दे रखा है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया निष्क्रिय वर्ड क्या होता है, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, और जो शिक्षा है उसका केंद्र क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है कि शिक्षक ही आगे है, तो ये आपका नहीं होगा। शिक्षक तो एज ए फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता के रूप में है ना। तो बी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या दे रखा है, बच्चे ने पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तभी तो बच्चा बता रहा है कि एक बर्ड है। ठीक है, बच्चे ने किसी कौवे को देखा और कहा कि ये एक पक्षी है, यानी बच्चे के अंदर क्या है, पक्षी का जो प्रत्यय वो विकसित हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्या दे रखा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। बिल्कुल सही बात है, यानी बच्चा जो है समझ चुका है इस चीज़ को। वो जो एक तरीके से लैंग्वेज जो भाषा है उसका ही तो यूज यहाँ पर कर रहा है। तो तीनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उनमें भीतरी प्रेरणा के साथ साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ए क्या दे रखा है, चलो इससे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो देखिए, टीचर यहाँ पर बच्चे को इंटरनली रूप से मोटिवेटेड नहीं कर रही है, एक्सटर्नली रूप से। ठीक है, और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बच्चा जब अपनी जिज्ञासा के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के लिए किसी चीज़ को सीखे, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, आंतरिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और जब बच्चा किसी बाहरी चीज़ के लिए किसी कार्य को करे, जैसे कि पुरस्कार पाने के लिए किसी काम को कर रहा है बच्चा, या फिर अपने दोस्त से आगे निकलने के लिए किसी काम को कर रहा है, तो वहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। ठीक है, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा होती है, जिसमें कि जो ये चीज़ें चलती हैं बहुत ही कम टाइम तक चलती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बच्चे के अंदर जो है इंटरनली मोटिवेशन, बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा, तभी बच्चा क्या होगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। देखिए, ये भी टीचर को नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग एबिलिटी है, अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, और हर बच्चा क्या है, दूसरे बच्चे से अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम उस बच्चे की तरह क्यों नहीं हो सकते, यानी एक बच्चे की दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करनी है हमें। ठीक है, हर बच्चा जो है अपने आप में यूनिक है, हर बच्चा अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो ए और बी आपके यहाँ पर नहीं होंगे। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। टीचर ने क्या किया यहाँ पर, एक्सटर्नल, ठीक है, बाय अभिप्रेरणा दिया बच्चों को। यानी कि अगर आप जो है काम को, जैसे कि हमारे घर में पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि अगर 12th पास कर लिया तो फ़ोन दिलाएंगे, 10th पास कर लिया तो ये दिलाएंगे। ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, एक्सटर्नली रूप से बच्चे को मोटिवेटेड करते हैं, यानी बाह्य अभिप्रेरणा देते हैं, जबकि बच्चे को जो है आंतरिक अभिप्रेरणा उसके अंदर डेवलप करनी है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टॉफ़ी मिलेगी, ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण हो जाएगा। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी यहाँ पर सही हो जाएगी कि अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा तो हम क्या कहें, इसे करने की कोशिश करो। ठीक है, बार बार जो है प्रैक्टिस करो एक तरीके से, या फिर इसको जो है अलग तरीके से करो, तुम सीख जाओगे इस चीज़ को। तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं ये चीज़ सीख जाता हूँ। जैसे कि मुझे बहुत सारे भर्ती ये कमेंट करते हैं कभी कभी कि मैम मैंने 3 से 4 बार जो है CT2 एग्ज़ाम दिया, बट मेरे जो है 88 नंबर ही आए, 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम। देखिए, ऐसे बहुत सारे भर्तियों के डाउट बने रहते हैं।
आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं क्वालिफाई होता है? क्योंकि आपने अपने माइंड में एक बना लिया है कि अब तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग तो पहले ही कमेंट करने लगते हैं कि मेरा एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई नहीं होगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में नहीं रखनी है, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। आप सिर्फ ये देखिए, सिर्फ आप लोग क्या करते हैं, सिलेबस को नहीं देखते हैं। उसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं अभ्यर्थी। इसके अलावा जो तीसरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर करते हैं और साथ ही साथ जिस सेक्शन में उनका नंबर जो है कम रहता है उसको भी वो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपके सीटेट में 88 नंबर ही आए तो क्यों आए इतने नंबर, किस सेक्शन में आपके जो है कमी रह गई, कहाँ पर आपने स्टडी नहीं की, कौन से, जैसे कि आपका CDP हो गया, अगर पेपर 2 की बात करें तो उसमें साइंस मैथ है या फिर SST है, तो उसमें देखिए कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में किस एरिया में आपका जो नंबर है वो कटा है। इसके अलावा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली जो अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करेंगे। और आप यकीन मानिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर देते तो 120 प्लस आपके ईजिली नंबर आ जाएंगे। यकीन मानिए, मैंने खुद भी ये चीज़ फॉलो की हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। आई होप कि आप लोगों को इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? उनमें चिंता और डर पैदा करके। देखिए, कभी भी बच्चों में चिंता और डर पैदा करके आप बच्चों को इंटरनली रूप से मोटिवेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं होगा। प्रतियोगितात्मक परीक्षण के लिए, और जो चिंता और डर है ये भी क्या होता है, आपके सीटेट के एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होता है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से सिर्फ प्रतियोगिता कराना, यानी कॉम्पिटिशन बच्चों में कराना, तो इससे बच्चे के अंदर हीन भावना आती है। जैसे कि अगर एक बच्चे का बहुत अच्छा स्कोर आ गया, एक बच्चे का जो है बहुत ही कम स्कोर आ गया, तो वहाँ पर बच्चे को लगता है कि उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही है, सिर्फ उसी बच्चे पर फोकस किया जा रहा है। जबकि हमें जो है उस बच्चे पर भी फोकस करना चाहिए कि क्यों उसके नंबर इतने कम आए, ठीक है, किस एरिया में कमी रहेगी। तो जो कंपटीशन है वो बच्चे में इसलिए नहीं करना चाहिए कि बच्चे की इतने मार्क्स आए, बल्कि बच्चा कहाँ तक चीज़ों को सीख पाया, कहाँ उसके सीखने में कमी रह गई, इसलिए जो है बच्चों के जो टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, वो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें। बिल्कुल सही बात है। एक टीचर के रूप में आप बच्चे के व्यक्तिगत लक्ष्य जो है निर्धारित करिए कि बच्चा जो है इतने में से इतने मार्क्स जो है आपको खुद के, ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चे से उसकी कंपेयर करे। जो बच्चा है उसका खुद के मार्क्स से कंपेयर करे। जैसे कि एक बच्चा ने यहाँ पर मान लीजिए कि 150 में से 90 नंबर ला रहे हैं बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा हो सकता है वो, अगर 150 में से वो 90 नंबर यहाँ पर ला रहा है, और एक दूसरा बच्चा है जो कि 150 में से यहाँ पर 120 नंबर ला रहा है, तो आपको इस बच्चे से कंपेयर नहीं करनी है, ठीक है, दूसरे बच्चे की। यहाँ पर क्या करना है, बच्चे के ही अंक से, कि आप जो है एक बार 150 में से 90 नंबर लाए तो आप भी 150 में से 120 प्लस ला सकते हैं। देखिए कि किस एरिया में कमी रह गई है, ठीक है, कहाँ पर सीखने में बच्चे की कमी रहेगी, आपको उस पर ध्यान देना हो कि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है, सिस्टम बच्चे के लिए बना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सही होगा। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे कि टॉफ़ी, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो इनाम होता है ये क्या होता है, बच्चों को एक्सटर्नली रूप से मोटिवेटेड करता है, बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। इसमें बच्चा ज़्यादा टाइम के लिए मोटिवेटेड नहीं रहता है, सिर्फ जब तक वो चीज़ उसको मिली नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिसमें वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। ये बात देखिए आपकी यहाँ पर सही है। बच्चा क्या करे, सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। यहाँ पर अंक की बात नहीं हो रही है, बच्चा चीज़ों को सीख सके इसलिए वो सीख रहा है, ठीक है, यानी उसमें क्या करे, एक तरीके से महारत हासिल कर पाए। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें जो 3 इडियट में जो आमिर खान होते हैं, उनका ध्यान किस पर होता है, सिर्फ सीखने पर, ठीक है। यानी वो क्या कहते हैं कि जो हमारा फोकस है वो अंक पे नहीं होना चाहिए, सीखने पर होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है। याद करने के लिए, जिसमें कि वह प्रत्यास्मरण करने में अच्छा बने। याद करना क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया, निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो इस ऑप्शन को तो देखते ही कट कर दीजिए। दंडात्मक, ये भी क्या होता है, आपका एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर की कि अंक पर फोकस नहीं करना है, सीखने पर फोकस करना है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों के तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करने हैं, बच्चे के खुद से कंपेयर कीजिए, खुद के अंक से कंपेयर कीजिए, ठीक है, बट दूसरों के अंक से उसकी कंपेरिजन नहीं करनी है, तो ये आपका नहीं होगा। शारीरिक दंड बच्चों को नहीं देना है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यानी बच्चे की व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, बच्चा कितना सीख पाए, ठीक है, इस चीज़ पर हम ध्यान दें, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रतियोगात्मक कक्षा, ये नहीं होगा, बच्चों में कंपटीशन नहीं करानी है, प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है। नेक्स्ट है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को कई बार करा रखा है यहाँ पर कि जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है, इसका नाम ही है सिर पदाभिमुख या फिर शीर्षगामी सिद्धांत या फिर सेफ्लोकॉर्डल। अगर आपसे पूछे तो ये क्या कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है ये दो होता है आपका, एक तो सिर पदाभिमुखी यानी कि सेफ्लोकॉर्डल होता है, एक होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, यानी कि अधोगामी विकास का सिद्धांत। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया शीर्षगामी, जिसमें कि विकास कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। और एक जो मैं भी आप लोग को बता रही हूँ अधोगामी, ठीक है, ये क्या कहता है यहाँ पर, ये ठीक है ग है, इसको मैनेज कर लीजिए क्योंकि स्क्रीन पे लिखने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अधोगामी क्या कहता है कि जो हमारा विकास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी बॉडी के सेंटर से बाहरी भाग की तरफ चलता है। यानी हमारी बॉडी का सेंटर क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है। इसके बाद में जो हमारा हृदय होता है उसका विकास होता है। इसके बाद में जो हमारी आर्म्स होती हैं, हाथों की भुजाएं होती हैं, उनका विकास होता है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी के अंग होते हैं उनका विकास होता है। यानी बॉडी के सेंटर से ये विकास शुरू हो रहा है और कहाँ चल रहा है, बाहरी भाग की तरफ। इसे क्या बोलते हैं, सेंटर टू पेरिफेरा, ठीक है। इसके अलावा केंद्र से बाहर की तरफ विकास या फिर मध्य से जो है बाहरी की तरफ विकास। तो कई तरीके से आपको ऑप्शन में ये क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन में जो है कई तरीके से आपको घुमा फिरा करके चीज़ें दे रखी है। कभी मध्य से बाहर की तरफ विकास, कभी केंद्र से परिधियों की तरफ विकास, तो कभी आपको विकास के अधोगामी का सिद्धांत, तो कई तरीके से चीज़ें दे रखी है। तो जब भी मध्य से बाहर की तरफ बात हो तो वहाँ पर क्या होगा, अधोगामी का सिद्धांत होगा। और सेफ्लोकॉर्डल तो आपका सिंपल ही है, सिर से पैर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। देखिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, ये भी नहीं होगा, सिंपली सेफ्लोकॉर्डल दे रखा है तो सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका हिंदी पेडागोजी में भी पूछ रखा है, इसके अलावा सीडीपी में भी और इंग्लिश पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जो भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 से 6 साल, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है, यानी कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो क्या होता है, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। इसमें बच्चे का जो भाषाई विकास है बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक बचपन। देखिए जो बाल्यावस्था है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो आपका होता है अर्ली चाइल्डहुड या फिर उसको पूर्व बाल्यावस्था के लीजिए या फिर प्रारंभिक बचपन के लीजिए, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 6 साल तक का होता है। और जो दूसरा डिवाइड किया गया उसको वो 6 से 12 साल, जिसमें कि बच्चा जो है मध्य बचपन का समय, यानी कि लेटर चाइल्डहुड या फिर इसको कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 12 साल होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। वयस्कता अवस्था में तो बच्चा जो है ज़्यादा बड़ा होगा। जन्म से पूर्व का समय ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर जो सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है भाषा विकास के लिए, ध्यान में रख लीजिएगा, 2 से 6 साल का बच्चा जब होता है तब, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। देखिए अब बच्ची जो है यहाँ पर उसको उसकी हेरिडिटी भी अच्छी मिली, आनुवंशिकता भी अच्छी मिली। क्यों? क्योंकि उसके जो माता और पिता थे दोनों ही क्या थे, क्रिकेटर थे, ठीक है, दोनों ही खिलाड़ी थे। खिलाड़ी मतलब कोई भी किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, खिलाड़ी थे। और यहाँ पर जो बच्ची थी उसको एक ट्रेनिंग भी अच्छी खासी दिलाई गई, तो यहाँ पर उसको हेरिडिटी भी अच्छी मिली, साथ ही साथ क्या हुआ, इन्वायरमेंट भी अच्छा मिला। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो गुणनफल होता है। यानी अगर हमारी हेरिडिटी हमको अच्छी मिली
हमारा इन्वायरमेंट हमको अच्छा नहीं मिला तो भी हमारा विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। अगर हमें हमारी हेरिडिटी अच्छी नहीं मिली, हमें इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल गया तो भी हमारा विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हमें हमारी हेरिडिटी भी अच्छी मिलनी चाहिए और हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसके गिफ्टेड होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं, यानी बच्चा क्या होगा, गिफ्टेड चाइल्ड होगा क्योंकि उसको हेरिडिटी भी अच्छी मिली हुई है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिल गया। तो यहाँ पर जो उस बच्ची की क्षमताओं का परिणाम होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण पे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, वृद्धि और विकास नहीं होगी, ये तो इसी के अंदर आ जाएंगे। आपके स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं होगा, अनुशासन और पौष्टिकता भी नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जो समाजीकरण का बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हर बात आपके एग्जाम में आता ही है। देखिए क्या है समाजीकरण, आपका इसके दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीयक कारक। जहाँ से बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है वो क्या होता है, बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, मुख्य एजेंसी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या हो जाएगा आपका परिवार, क्योंकि परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है, यहीं से जो है उसका समाजीकरण शुरू होता है। तो परिवार क्या होता है, समाजीकरण की मुख्य एजेंसी यानी कि प्राथमिक कारक के अंतर्गत आता है। परिवार के बाद बच्चा स्कूल से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इसके अलावा मीडिया से चीज़ों को सीखता है, इसके अलावा जो है समाज से चीज़ों को सीखता है, संस्कृति से चीज़ों को सीखते हैं। तो ये क्या होते हैं, समाजीकरण के द्वितीयक कारक होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि परिवार क्या होगा, प्राथमिक कारक यानी कि मुख्य एजेंसी होगी, और स्कूल क्या होगा, गौड़वाहक यानी कि द्वितीयक एजेंसी होगी, या फिर गौड़वाहक कह लीजिए या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन कह लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमसे गौड़वाहक यानी कि द्वितीयक कारक के बारे में ही पूछ रखा है। हिंदी में देखिए वर्ड आपको थोड़े बहुत चेंज देखने को मिल सकते हैं। तो इंग्लिश वाला भी आपको जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। तो आप लोग इंग्लिश वाला भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सेकेंडरी सोशलाइजेशन मिल जाएगा अगर हिंदी के वर्ड समझ में नहीं आए तो। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, परिवार और पास पड़ोस। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो परिवार होगा वो क्या होगा, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा क्योंकि हमसे द्वितीयक के बारे में पूछा है। विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, परिवार और रिश्तेदार, ये भी आपका किस में आएगा, प्राथमिक कारक के अंतर्गत। सी क्या दे रखा है, परिवार विद्यालय और परिवार, निकटतम परिवार के सदस्य। देखिए परिवार हो या फिर परिवार के सदस्य, बात तो एक ही है, बट देखिए जो क्वेश्चन देने का तरीका है उसमें आपको लैंग्वेज के साथ में खेला जाता है सीटेट के एग्जाम में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो परिवार के सदस्य या फिर परिवार, बात तो एक ही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और पास पड़ोस क्या हो जाएंगे, गौड़वाहक के अंतर्गत आ जाएंगे, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, पास पड़ोस को प्राथमिक कारक के अंतर्गत काउंट करते हैं और कभी कभी जो है पास पड़ोस को द्वितीयक कारक के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा आपको, अगर परिवार के साथ में पास पड़ोस दे रखा है तो वहाँ पर वो आपके प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगा, बट अगर विद्यालय के साथ में पास पड़ोस दे रखा है तो वो आपका क्या होगा, द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आई होंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखिए जो लेव वाइगोस्की किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं और लैंग्वेज की बात करते हैं। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके अलावा जो भाषा होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो जो संतुलन वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, जीन पैजे के द्वारा, तो ये तो नहीं होगा। ये किसकी बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। जो पहला ही वर्ड है वही दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अन्योन क्रिया। यानी कि बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके, यानी कि एक तरीके से अंतः क्रिया करके, बातचीत करके, ठीक है, क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। यही बात कौन कहता है, लेव वाइगोस्की कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानसिक प्ररूपों स्कीमों का समायोजन, ये देखिए जो वर्ड है स्कीमा, ये कौन दिया है, जीन पैसे दिए हैं। उद्दीपक अनुक्रिया आपका होगा नहीं क्योंकि ये तो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। तो आपको अगर आंसर नहीं भी पता था तो भी अपने सही आंसर तक पहुँच सकते थे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, वैसे सभी को पता ही होगा कि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत बार जो है लगभग जितनी वीडियो मैंने कराई है उसमें बता रखा है। नेक्स्ट क्या है,
किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। देखिए बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसलिए ईमानदारी प्रदर्शित कर रहा है कि उसके माता पिता जो उस पर गर्व करेंगे। यानी ये किस स्टेज में आ जाएगा बच्चा? गुड बॉय, गुड गर्ल, ओरिएंटेशन, ठीक है। यानी दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शित करने के लिए बच्चा जो है जो नैतिकता होती है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुड बॉय, गुड गर्ल, ओरिएंटेशन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सामाजिक की बात नहीं हुई यहाँ पर, दंड की वजह से बच्चा यहाँ पर नैतिकता नहीं प्रदर्शित कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, कानून और व्यवस्था अनुकूलन भी नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उन्होंने कितने लेवल बताए नैतिक विकास के, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 3 लेवल बताएं और 6 जो है इन्होंने अवस्थाएं बताई, यानी कि 6 जो है स्टेज इन्होंने बताए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पैजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षकों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल सही बात है। बच्चा क्या करे, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जीन पैजे क्या कहते हैं? बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक है, अपने पर्यावरण से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ये नहीं होगा। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये भी नहीं होगा। शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है? स्किनर करते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीन पैजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाए गए नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित इन 2 प्रक्रियाओं को क्या माना जाता है? ठीक है, इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए जब अपनी मौजूदा स्कीमा क्या होता है? देखिए जो जीन पैजे थे उन्होंने क्या कहा कि हमारे माइंड में हर एक चीज़ का एक स्ट्रक्चर बना हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ तो इसका एक अलग स्ट्रक्चर बना होगा आपके माइंड में, आपके घर का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, आपके कॉलेज का एक अलग स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पर घूमने गए उसका एक अलग संरचना बना है। यानी हमारे जो माइंड है उसमें क्या है, जो स्कीमा बना हुआ है, हर चीज़ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें जो है संगठित है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जब हम अपनी मौजूदा स्कीमा में कोई चीज़ जस्ट ऐड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है? समावेशन, यानी कि हमने क्या की वो चीज़ असिमिलेट कर ले, ठीक है, ऐड कर लिया वहाँ पर। तो यहाँ पर तो आपका होता है असिमिलेशन यानी कि समावेशन। जैसे कि आप यहाँ पर कहीं घूमने गए, ठीक है, ये आपका पूरा स्कीमा बना हुआ था और आप कहीं नई जगह पर घूमने गए, ठीक है। आप कहीं नई जगह पर घूमने गए तो आपने क्या किया, अपनी जो स्कीमा थी आपकी ये पहले से बनी हुई थी तो इसमें एक और नई चीज़ ऐड कर ली कि ये जगह भी यहाँ पर है और यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जस्ट ऐड कर लिया, तो वो आपका क्या हो गया? समावेशन। इसके अलावा जब अपनी मौजूदा स्कीमा में क्या करते हैं? बदलाव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जिस जगह पर आप गए थे, ठीक है, उस जगह पर आप वापस गए और वहाँ पर क्या हुआ, कोई मंदिर बन गया या फिर कोई नई चीज़ बन गई, ठीक है, या फिर कोई सड़क बन गई। तो आपने क्या किया, उस स्कीमा में बदलाव किया, क्योंकि आप देखेंगे तो कहेंगे कि ये चीज़ें तो मैंने देखी ही नहीं थी, ठीक है, ये या फिर आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर था ही नहीं, तो आपने उसमें एक नई चीज़ ऐड करी कि यहाँ पर अब सड़क भी बन गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपनी जो स्कीमा थी जहाँ पर आप घूमने गए थे वहीं पर तो आप घूमने गए फिर वापस, ठीक है, तो वहीं पर चीज़ें चेंज हुई थी तो आपने क्या किया, अपनी स्कीमा में चेंज किया, बदलाव किया, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम? अकोमोडेशन, समायोजन कहते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया किसके नाम से जानी जाती है? समावेशन और समायोजन के रूप में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। किसी प्रगतिशील कक्षा के व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, बिल्कुल सही बात। नियमायक नहीं होगा। समावेशन को हतोत्साहित वर्ड आपका क्या होता है? नेगेटिव टैग वर्ड होता है। आवृत्ति भी देखिए बार बार दोहराव, ये भी क्या होता है? नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये भी नहीं होगा। खोज को प्रोत्साहन देना यानी कि बच्चा कुछ एक्टिविटी करे, चीज़ों को खोजे, खुद सीखे, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हो, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। इसके अलावा क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदली। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा।
ए भी नहीं होगा, और बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि आई की परीक्षण से निर्धारित किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। शिक्षक को चाहिए कि हर विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों द्वारा पढ़ाए। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने तो देखिए मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, बट इन्होंने ये नहीं कहा कि हर बच्चे को हम 8 तरीके से चीज़ों को पढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई तरीके की बुद्धि के बारे में बात की है। हालांकि अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 ही आपका दे रखा है और 8 के ही बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हर बच्चे को हम हर विषय को 8 तरीके से नहीं बच्चों को पढ़ा सकते। हम क्या करेंगे, वैकल्पिक विधि का यूज करेंगे, यानी हम जो है अलग अलग तरीके से बच्चों को यहाँ पर चीज़ें बताएंगे। ठीक है, ताकि बच्चा जो है जिस तरीके की उसके अंदर बुद्धि हो वो बच्चे के अंदर डेवलप हो, बेहतर हो सके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो जीन प्याजे हैं वो क्या कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बात करता है, स्वयं से बात करता है बोल बोल कर, तो जो जीन प्याजे उस चीज़ को ईगो सेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रिता कहते हैं। इसके अलावा जब बच्चा खुद से जोर जोर से बात करता है बोल के, तो जो लेव वाइगोस्की है वो उस चीज़ को क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जो कि बच्ची की सोच को विनियमित करने में क्या करती है, हेल्प करती है। वैसे तो जो लेव वाइगोस्की इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच के बारे में बताया। एक तो आपका सामाजिक स्पीच जिसमें कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने बताया प्राइवेट स्पीच, जिसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि जब बच्ची जो है टी शर्ट को फोल्ड करते टाइम खुद से बोल के बाहर बातें करें, जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा जो बच्चे होते हैं कभी कभी खुद से बात करते हैं, तो उसी चीज़ को लेव वाइगोस्की ने क्या कहा, प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता का। और जो जीन प्याजे उन्होंने क्या कहा, ईगो सेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रिता कहा। इसके अलावा लास्ट स्पीच इन्होंने बताई वो बताई साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि बच्चा इसमें चीज़ों को बाहर व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, बच्चा मन ही मन अंदर ही अब बात कर लेता है। ठीक है, वो चीज़ें बाहर व्यक्त नहीं करता है, बट यहाँ पर जो बच्चे वो क्या कर रही है, चीज़ों को बाहर व्यक्त कर रही है। तो जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों में अहम केंद्रिता प्रकृति के बारे में करेंगे। देखिए ये नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जीन प्याजे इसे अहम केंद्रिता भाषा कहेगा, और जो लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा के अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। यही तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जीन प्याजे क्या कहेंगे, इसको अहम केंद्रिता कहेंगे, और लेव वाइगोस्की क्या कहेंगे, इसको प्राइवेट स्पीच कहेंगे, निजी वार्ता करेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए जीन प्याजे इसकी सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा, लेव वाइगोस्की से खोजबीन कहेंगे। देखिए जो जीन प्याजे थे इन्होंने समाज की बात ही नहीं की, इसलिए इनकी थ्योरी की आलोचना की जाती है ना, तो ये नहीं होगा आपका, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, नहीं ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना। देखिए ये जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाए कि लिंग क्या है, ठीक है, या फिर लिंग है, तो आपको इसके लिए इंग्लिश वाला पोर्शन एक बार जरूर देखना है। अगर सेक्स की बात हो वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर सेक्स क्या हो जाएगा, जैविक सत्ता हो जाएगा। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बट जो लिंग होता है, ठीक है, यानी जो जेंडर की बात हो अगर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक संरचना। तो वहाँ पर इंग्लिश में आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो अगर जेंडर दे रखा है तो आपका वहाँ पर सामाजिक संरचना होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखा तो वहाँ पर जेंडर ही दे रखा, तो जेंडर क्या होता है, सामाजिक संरचना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं पर सेक्स दे रखा होता है तो जैविक सत्ता आपका होता है। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होगा, सामाजिक संरचना नहीं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।